आज हम बात करेंगे। नया टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस के बाद जो लाइट की वेव नेचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज द न्यू फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। इसको समझेंगे। अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन से हमारा मीनिंग है कि जब भी लाइट किसी शार्प एज से पास होती है या फिर किसी ऑब्स्टिकल से पास करती है, ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से पास करती है, किसी अपर्चर में से या किसी स्लिट में से पास करती है, तो ओबियसली वैसे तो हम बात करें तो एक रेक्टिलिनियर इसकी बात करते हैं हम कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है ना, ठीक है। पर डायफ्रैक्शन के केस में इट बेंड्स टुवर्ड्स शैडो रीजन। ये ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन हम कहते हैं। अगर आप इस फर्स्ट पिक्चर को देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस पिक्चर में ये जो रीजन है, दिस रीजन अबव ए डैश इज योर ए डैश एंड बिलो बी डैश इज योर ऑप्टिक ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन। तो ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन इट, क्योंकि अगर हम ये कहें कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, प्रोपगेट करती है, तो ये वाला रीजन जो है, शैडो रीजन जो है, कंप्लीटली डार्क होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। Light actually gets it bends towards this uh, geometrically shadow region there। और इस बेंडिंग को ही, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। So diffraction is nothing, it is just bending of light around corners of obstacles or aperture, and it simply enters in the geometrically shadow region there। पर इसके साथ में एक कंडीशन एसोसिएटेड है, एंड द कंडीशन इज that this occurs when the size of aperture is nearly equal to as that of wavelength of the light। ये पर्टिकुलर वेव, हम जिस वेव की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लाइट वेव की बात कर रहे हैं, तो ये फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन सिर्फ लाइट में ही नहीं होता है, अदर वेव भी इसे, ये फिनोमेना एग्जिबिट करती हैं। बट प्रोवाइडेड कि जो अपर्चर का जो साइज है दैट इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एज आई टोल्ड कि या तो हम किसी स्लिट की बात कर रहे हैं, सिंगल सोर्स है, एक स्लिट है, उसमें से लाइट पास कर रही है तो ज्योमेट्रिकली शैडो एरिया में एंटर कर रही है, या फिर कोई एक स्मॉल ऑब्स्टिकल है, दिस ए बी इज अ स्मॉल ऑब्स्टिकल हियर, और इस ऑब्स्टिकल से अगर हम बात करें तो लाइट जो एलिमिनेट करेगा रीजन दैट शुड बी, इस पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन इसमें, इस रीजन में, ए रीजन में या बी रीजन में होनी चाहिए थी, पर ऐसा सिर्फ नहीं, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है। इन एडिशन टू दिस it bends into the geometrically shadowed region। ये जो E डैश B डैश रीजन है, दिस वन इज योर geometrically shadowed region, इस रीजन में भी एंटर करती है, और इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया, दैट इज डिफ्रैक्शन, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन फिनोमेना। जैसे मैंने बताया कि डेविएशन लाइट इज स्मॉल फॉर in those cases where aperture size is greater than wavelength। अगर aperture का साइज हमारा ज़्यादा है और wavelength लाइट की कम है, तो उस केस में जो this deviation is small in that case। deviation means diffraction is less in that case। तो विजिबल लाइट की अगर बात करें तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर्स। तो इस साइज की ऑब्स्टिकल्स या अपर्चर्स हम अपनी जो रियल इसमें है वो रेयरली ही देख पाते हैं, राइट। इसीलिए फिनोमेना जो है लाइट जनरली
शो नहीं करती है। बट दिस डिफ्रैक्शन इट बिकम्स pronounced when aperture is nearly same as that of the wavelength of the wave। पर्टिकुलरली अगर रेडियो वेव्स की बात करें, रेडियो वेव्स जो है वो 1 मिलीमीटर से लेके जिनकी वेवलेंथ है एक्सपेंड्स दैट स्पेंड टू 100 किलोमीटर्स। साउंड वेव्स की बात करें तो फ्रॉम 17 मिलीमीटर टू 17 मीटर तक का स्पैन जो है इनका रहता है। इस केस के अपर्चर्स और ऑब्स्टेकल्स इजीली अवेलेबल रहते हैं, तो ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना हमें जनरली देखने को मिलता है। मीन्स अगर हम किसी एक रूम में बात कर रहे हैं तो जो हम साउंड वेव्स हैं दे ट्रेवल टू द outside the room, or you can hear it on the inside the other room also there, then this is all due to the phenomenon of diffraction there। So we can see that जो shadow boundaries हैं हमारी वो ज़्यादा sharp boundaries नहीं हैं diffraction की वजह से। Otherwise they would have been very sharp there। अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक फीचर में सेट करी है दैट यू कैन सी हियर द डिफ्लेक्शन थ्रू नैरो स्लिट्स। अगर नैरो स्लिट्स फॉर एग्जांपल हम दो फिंगर्स के बीच में से देखेंगे, आप बहुत क्लोज अगर रखेंगे तो यू विल सी दिस पैटर्न लाइक दिस। बीच में एक छोटा सा पैटर्न डार्क और ब्राइट लाइंस का आपको देखेगा दैट दिस इज ड्यू टू डिफ्लेक्शन। एक फाइन क्लोथ लें और फाइन क्लोथ में से भी अगर आप देखने की कोशिश करें किसी source of light को, तो you will see this diffraction pattern there, fringe pattern of this or this like this। This is as it of some laser, or this is due to some torch। There are some differences between interference and diffraction। We will see them one by one। दोनों ही केसेस में जो चीज़ कॉमन है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वेव्स सुपरपोज करती हैं और सुपरपोजिशन की वजह से ही हमें पैटर्न मिलता है। डिफ्रेक्शन पैटर्न भी मिलता है और इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलता है। द फर्स्ट डिफरेंस इनमें है दैट इज दैट वेव्स जो सुपरपोज करती हैं दे केम फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। वो दो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं। अगर आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ध्यान हो तो उसमें वी हैड टू स्लिट्स ए एंड बी। इन्होंने स्लिट नहीं बना रखी है। स्लिट मीन्स यहाँ पे कुछ अपर्चर साइज इस तरह से रहेगा बीच में, तो ये यहाँ पे स्लिट्स रहेंगे दिस वन लाइक दिस। सो these two slits they act as two coherent sources। तो यहाँ पे जो लाइट वेव्स सुपरपोज कर रही हैं, वेव फ्रंट्स जो सुपरपोज कर रहे हैं वो दे आर कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। बट इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन this superposition is due to the wavelets, secondary wavelets coming from the same wavefront। सेम वेवफ्रंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे ट्रेवल करते हैं वही आपस में इंटरफेयर करते हैं और हमें वही ऑब्वियसली सुपरपोज करते हैं और हमें ये डिफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है तो दिस wavelength is 400 nanometers and aperture size is also approximately 399 nanometers। तो ये दोनों क्या हैं, ऑलमोस्ट सेम हैं। एंड दिस वन इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न हियर। अगर आपको याद हो तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो भी कुछ ऐसा ही दिखता था, बट दैट पर्टिकुलर केस इंटेंसिटी रिमेन्ड सेम। तो इस केस में अगर आप देख रहे हैं तो इंटेंसिटी में वेरिएशन है। द सेंट्रल पीक is having very high intensity in comparison to the others, and that keeps on diminishing
as we go away from the central maxima there. चलिए इसके बारे में और भी डिफरेंसेस है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट फ्रिंजेस मे बी ऑफ, दैट्स इट, फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ के फ्रिंजेस हमें इंटरफेरेंस पैटर्न में मिलते हैं. बट डायफ्रेक्शन के केस में जो डायफ्रेक्शन के केस में है, जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ सेम नहीं है. फ्रिंजेस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क. मिनिमम इंटेंसिटी जहाँ पे है वहाँ पे जो फ्रिंजेस हैं परफेक्टली डार्क हैं, बट ऐसा डिफ्रेक्शन के केस में नहीं है. दे आर नॉट परफेक्टली डार्क. ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी. हाँ, यही मैंने आपको बताया कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी. वे पैटर्न को अगर आपको याद हो तो हमें लगभग इक्वल जो फ्रिंजेस का जो पैटर्न था वो मिल रहा था सेंट्रल उसकी, अगर आप याद हो तो कुछ इस तरह से, राइट. पर इसकी बात करें तो इस केस में तो पैटर्न अलग सा है. दैट द सेंट्रल वन इज more pronounced in comparison to the other order maximas like this. Bright fringes have varying intensity in case of diffraction. Obviously, high contrast between bright and dark fringes is there, but in this case, the contrast is very poor. It is poor, not very poor, but it is poor. Now, this diffraction is of two types. One is Fresnel diffraction, second one is Fraunhofer diffraction. दो तरह की है डिफ्रेक्शन, और दोनों को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन. सोर्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फ्रेस्नेल और हॉर्नहॉफर डिफ्रेक्शन को. इन दोनों का मैंने यहाँ पे जो पिक्स हैं लगाई हैं, आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस यहाँ से क्लियर हो रहा है. आप देख रहे हैं सोर्स जो है, सोर्स एंड स्क्रीन इन केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन दे आर एट फाइनाइट डिस्टेंस. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है, फाइनाइट है, मेजरेबल है. सोर्स से ऑब्स्टिकल का और ऑब्स्टिकल से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो मेजरेबल है, राइट. और अगर फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन की बात करें, ठीक है, तो इस केस में जो वेव है दैट इज प्लेन वेव है. इस वेव की बात करें तो प्लेन वेव है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, लाइट रेज, और इनको पैरेलल किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ लेंस देयर. तो प्लेन वेव फ्रंट तभी बनता है जब हमारा सोर्स कहाँ है, इन्फिनिटी पे. तो इनके पे इसके बाद जो रेज डिफ्रेक्ट हो रही हैं, और डिफ्रेक्शन के बाद इनको दोबारा से जब जो पैटर्न हमें मिल रहा है, दैट इज आल्सो आफ्टर कन्वर्जेंस by using converging lens, by converging them to particular point there. तो इस केस में जो स्क्रीन और ऑब्स्टिकल और सोर्स का जो डिस्टेंस है, that is not finite. It is not finite at all. डिफरेंसेस हैं दोनों के केस में, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस इन केस ऑफ फ्रेस्नेल diffraction, whereas in case of Fraunhofer they are at infinite distances. Practically we use lenses to create this Fraunhofer diffraction there. Fresnel के केस में there no lenses were used, although lenses had been used in case of Fraunhofer. और लेंसेज को क्यों यूज किया था हमने, ताकि जो हमारी रेज हैं वो हमें जो वेवफ्रंट है वो पैरेलल प्लेन वेवफ्रंट मिल सके. In case of Fresnel, the reflection, the wavefront is इंसिडेंट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल. प्लेन वेव फ्रंट इसमें नहीं रहता है, जबकि इस केस में जो हमारा वेव फ्रंट है वो प्लेन है, इसीलिए जो रेज हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं, जो हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. अगर मैं चलूँ तो ओके, पैरेलल रेज है, तो पैरेलल रेज तभी पॉसिबल है जब हमारा जो वेव फ्रंट है वो कैसा हो,
प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसमें जो वेव फ्रंट है हमारा प्लेन रहता है। physics of secondary wavelet is not the same at all point obviously। इस केस में जो secondary wavelets हैं उनका जो phases हैं they will not be same। इन दोनों केस में एक डिफरेंस और है। अगर हम फ्रॉनहोफर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं दैट इज बिट सिंपलर इन कंपैरिजन टू फ्रेजनल्स वन। फ्रेजनल के केस में जो मैथमेटिकल पार्ट है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, इसका एक्सपेरिमेंट इजी है परफॉर्म करना, बट इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर द मैथमेटिकल एनालिसिस इज कंपैरेटिवली इजियर देयर। इन एडिशन टू दिस कुछ एग्जांपल्स अगर बात करें हम उनको डिस्कस भी करेंगे आगे वन बाय वन। तो फ्रेजनल के केस में डिफ्रेक्शन, we can create this fractional diffraction with the help of straight edge or through some narrow slit or by using some thin wire or small circular hole disc। इसका सिंपल सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जोन प्लेट का, है ना। तो जोन प्लेट वाला जो केस है लॉन्ग पीरियड फ्रेजनल डिफ्रैक्शन हियर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट in some examples of Fraunhofer diffraction are also quoted here. It is diffraction from single slit or double slit or from diffraction rating. We will be taking them all these one by one in coming lectures. सबसे पहला जो हम डिफ्रैक्शन स्टडी करने वाले हैं वो है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। तो इसकी कुछ एक assumptions हैं, उन assumptions को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के केस में फ्रेजनल एज्यूम्ड कि जो हमारा वेव फ्रंट है, जो ये प्राइमरी वेव फ्रंट एम एन है, राइट, एम एन जो वेव फ्रंट की हम बात कर रहे हैं विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस अपर्चर ए बी से जो बाहर आ रहा है, राइट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू जोन्स। इसको सर्कुलर जोन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और इन जोन्स को नेम दिया गया फ्रेजनल जोन्स। ये जोन्स कुछ ट्रांसपेरेंट और ओपेक जोन्स हैं। जैसे हमने रिंग्स देखे थे ना, न्यूटन रिंग्स देखे थे ना, कुछ उसी तरह से इस जोन इन इस वेव फ्रंट को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है डार्क और ब्राइट जोन्स में, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट जोन्स में। ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट जोन्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। मीन्स अगर ये कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट को अगर हम बिल्कुल सामने से स्लाइस कर दें, राइट, सो दैट 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 विल फॉर्म जोन्स, डार्क एंड ब्राइट जोन्स। और इन जोन्स की वजह से स्क्रीन के ऊपर अगर कोई पॉइंट पी है तो वहाँ पे जो इफेक्ट है वो क्या इफेक्ट्स होंगे, दैट दे विल बी like this। The resultant effect at P depends upon the P on the screen, that will depend upon the combined effect of all the secondary waves originating from all the zones। इन जोन से जो भी waves originate कर रही हैं उनके combined effect के ऊपर डिपेंड करेगा। या in addition to this it will also depend upon the distance of zone plate कि ये जो जोन प्लेट है वो स्क्रीन से कितना दूर है, उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर इट विल डिपेंड अपॉन दिस obliquity factor 1 plus cos of theta, this angle theta। If theta is 0 then 1 plus 1 equals to 2, that will become 1, that will become 2 twice। or if we talk about theta equals to 90 degree and then in this direction theta equals to 90 degree, so obviously it will become cos of 0, so this obliquity factor that will becomes 1, that will become 1। If it becomes 180 degree in this direction, theta becomes 180 degree, total theta becomes 180 degree। For 180 degree, cos of 180 is -1, so 1 minus 1 is 0। So obviously there no contribution will be in this particular direction, in opposite direction। This is the rule of obliquity factors here। Pritchell's half period zones की बात मैंने की थी कि ये
इन जोन्स को नेम दिया गया है फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स। मीन्स जो भी वेव फ्रंट अब उस स्लिट में से निकल रहा है, अपर्चर में से निकल रहा है, but that is divided into zones of equal areas. We will see its mathematical derivation in next lecture. कि जो एरिया है वो सेम रहता है, ऑल्दो जो जोन्स की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज नियरली हाफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रीवियस जोन। जो प्रीवियस जोन है, जो जो फर्स्ट है सेंट्रल जोन है, उससे नेक्स्ट जोन की बात करें तो जो एम्पलीट्यूड की कंट्रीब्यूशन है दैट बिकम्स हाफ। The light coming from these zones that will obviously meet constructive और destructively, उनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, तभी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वहाँ मिलने वाले हैं, डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलने वाला है। This gives the basic understanding of diffraction pattern, also these Fresnel half-wave zones। इन जोन के बेसिस के ऊपर ही जोन प्लेट एक डिवाइस को डिजाइन किया गया है जिसे नेम दिया गया है जोन प्लेट। This is a device based upon this Fresnel diffraction and it consists of concentric rings, alternate rings हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं एंड ओपेक हैं। ये जो जोन प्लेट है ये एक लेंस की तरह वर्क करती है। वी विल सी द डेरिवेशन आल्सो। ये लेंस की तरह किस तरह से यूज हम करते हैं, ऐसे वर्क करती है ये। हाँ, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं यूज होती है जो कि एक लेंस की प्रॉपर्टी है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं, बट इट एक्चुअली यूजेस डिफ्रैक्शन instead of refraction to a tag lens. This is used for focusing your X-rays and electron beams. Diffraction is used in many optical instruments. It can be used to measure the wavelength of light. स्पेक्ट्रा अगर आपने देखना है, जैसे मरकरी की जो लाइट है, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रा आपने देखना है ना, मरकरी बल्ब मरकरी लैम्प से आप देखते हैं, प्रैक्टिकल भी है, हम देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका यूज है। मटेरियल से जो लाइट्स एमिट होती हैं, जो एमिट करते हैं, क्रिटिस्टिक लाइट को एमिट करते हैं, उस लाइट का जो स्पेक्ट्रा है दैट कैन बी seen with the help of this diffraction gratings there। We will see in the coming lectures की diffraction gratings क्या होती हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनको कैसे यूज करते हैं, that uses Fresnel's diffraction there। It will also be used to see the resolution limit of telescopes and microscopes too। So with this, we just end today's topic here. We will continue with the same topic in next lecture.